फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10वीं का तीसरा पाठ इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें मैं आपको महात्मा गांधी जी का जो विशेष योगदान है उसके बारे में समझाऊंगी। उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, जैसे सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन, उनमें उनकी भूमिका का वर्णन करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम करेंगे क्लास 10वीं का लेसन 3 और इसका भाग भी हम पहला ही करेंगे। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद कैसे पनपा। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति भावनाओं का विकसित हो जाना, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन से पहले भारत क्या था? एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र था, यानी उसके पास सारे संसाधन से वो परिपूर्ण देश था। आप सभी को पता है उसे क्या कहते थे? सोने की चिड़िया, मतलब उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी, आत्मनिर्भर राष्ट्र था। भारत पर गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। उस समय पे नवाबों और राजाओं का शासन होता था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आए, मतलब अंग्रेज सबसे पहले कंपनी के माध्यम से भारत में आए और धीरे धीरे अपनी चालाकियों के माध्यम से जो है उन्होंने यहाँ पर अपना राज स्थापित कर लिया। इस पाठ में हम भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब, कहाँ, कैसे और क्या हुआ आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। सबसे पहले क्या हुआ कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया तो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें जो है ब्रिटेन ने भी भाग लिया हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों ने जो है युद्ध में भाग लिया हुआ था, जिससे क्या हुआ कि उनकी जो रक्षा पर वह ज़्यादा करना पड़ा, मतलब उन्हें अपनी रक्षा के लिए ज़्यादा खर्चे करने पड़े, ठीक है। तो अब इतना खर्चा होगा तो उनके वहाँ पे पैसे की कमी आ गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के अंदर करों में वृद्धि की। सबसे पहले क्या किया? जो टैक्स लगा रहे थे उनमें उन्होंने वृद्धि कर दी। दूसरा, सीमा शुल्क बढ़ाया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर सीमा शुल्क को बढ़ाया, ठीक है। सीमा शुल्क क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में आना और जाना, तो जो सीमाएं लगती है उन पे टैक्स देना पड़ता है, उसे कहते हैं सीमा शुल्क। तो अंग्रेज़ों ने उसको बढ़ाया। तीसरा, उन्होंने एक काम किया कि आयकर प्रारंभ किया। आयकर क्या होता है? जितनी हम इनकम कमाते हैं उसके ऊपर हमें पैसे देने होते हैं, उसको हम कहते हैं आय के ऊपर कर लगना। तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी इस आयकर की, तो ये लगाना शुरू कर दिया। चौथे नंबर पे आता है वस्तुओं की कीमतों में दुगनी बढ़ोतरी। जितनी भी वस्तुएं थी उनकी कीमत क्या कर दी? दुगनी कर दी, ठीक है। कब की थी ये? 1913 से 1918 के दौरान, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि युद्ध के अंदर क्या चाहिए थे? सिपाही चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया? गांव-गांव में जाकर जबरदस्ती जो है लोगों को अपनी सेना में सिपाहियों के तौर पर भर्ती करना आरंभ कर दिया। आम जनता की मुश्किलें बढ़ी। अब ऐसे होंगे भाई, करों में वृद्धि, सीमा शुल्क बढ़ाना, ठीक है, आयकर लगाना, कीमतें बढ़ा दी, तो क्या हुआ? आम जनता की मुश्किलें बढ़ी, ठीक है। और यही नहीं, अब जनता की मुश्किलें कहाँ कहाँ बढ़ी कि 1918 से 1921 में क्या हुआ? फसल की बर्बादी। उसी दौरान क्या हुआ कि पूर्ण रूप से फसल की जो है बर्बादी हो गई। तो क्या हुआ कि खाने के भी लाले पड़ गए, खाने की कमी हो गई। और फिर एक और काम हुआ उस टाइम पे कि एक महामारी आ गई, फ्लू, ठीक है। फ्लू महामारी से क्या हुआ? लाखों लोग मारे गए। इस बीमारी में जो है लाखों लोग मारे गए। तो पूर्ण रूप से ये समय जो रहा ये भारत के लिए बहुत ही बुरा समय रहा। तो आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ। भारतीयों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी समय जो है फसलें बर्बाद हुई, फ्लू महामारी फैली और जितने भी टैक्स अंग्रेज़ों ने लगाए, कुल मिला के कह सकते हैं कि भारतीय जनता को जो है बुरी तरह परेशान किया गया। अब क्या होता है कि 1915 में महात्मा गांधी जी आते हैं दक्षिण अफ्रीका से और उन्होंने इसके लिए एक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन। सबसे पहले मैं उसका अर्थ बता देती हूँ। सत्य जमा आग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब आग्रह क्या करना है? ज़बरदस्ती नहीं करना, विनती करना, ठीक है। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क को किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। वो क्या है कि अहिंसा का सहारा लेकर उस संघर्ष में जो है सफल हो सकता है।
इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी जी, मैंने अभी बताया आपको, 1915 में आए। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और उन्होंने वहाँ पर जो नस्ल भेदी आंदोलन चलाया था और उसमें सरकार से जो है उसने सफलतापूर्वक लोहा लिया था, मतलब विजयी हुए थे। ठीक है। और इसी विजय के साथ उन्हें ये लगा कि जो सत्याग्रह आंदोलन है उससे जो है वो भारत में भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 1915 में भारत आने के बाद सत्याग्रह आंदोलन यहाँ भी चलाए। तो सबसे पहला जो भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया वो 1916 में किया। ये बिहार के चंपारण में किया गया। इसका रीजन क्या था? दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ। इसमें क्या था कि अंग्रेज वहाँ के किसानों से वो फसल उगवा रहे थे जिससे उनको फ़ायदा हो। ठीक है। वहाँ के जो किसान थे वो अपनी मनमर्जी से खाने की फसल बोना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज उनसे नील वगैरह की खेती करवाना चाहते थे ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सके। इसलिए जो है इस व्यवस्था के खिलाफ जो है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब आता है दूसरा, 1917 में चलाया। कहाँ चलाया? गुजरात के खेड़ा ज़िले में। वहाँ पे क्यों चलाया? इसका कारण है फसल खराब हो जाने और फ्लू की महामारी के कारण किसानों को लगान वसूली में ढील। वहाँ पे क्या थी? मैंने आपको बताया था कि फसल खराब हो गई थी और एक महामारी फैली हुई थी, फ्लू, जिसमें लाखों लोग मर गए थे। फिर भी जो है उन किसानों से उन्हीं की ज़मीन का क्या है लगान वसूल कर रहे थे और वो किसान मांग कर रहे थे कि इस लगान में जो है वसूली जो हो रही है उसमें ढील बरती जाए, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं कर रहे थे। तो इसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तीसरा आंदोलन चलाया 1918 में। कहाँ पे चलाया? अहमदाबाद में चलाया, सूती कपड़ा कारखाने में। इसमें क्या था? इसमें कारण रहा मजदूरों का वेतन बढ़ाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि वहाँ पे मजदूरों को बहुत ही कम वेतन पर जो है काम करवाया जा रहा था, उनका पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा था। अब तक हमने किया गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन। अब उसके बाद हम करते हैं गांधी युग। गांधी युग 1919 से 1947 तक चला। इसमें 1919 में क्या हुआ? रोलेक्ट एक्ट पास हुआ। ठीक है। क्या था ये? इसमें क्या है कि रोलेक्ट एक्ट, देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में। इन्होंने 25 मार्च 1919 को एक रोलेक्ट एक्ट पास किया। इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसके निर्णय के? रोलेक्ट एक्ट के निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। इसमें क्या किया इन्होंने? किया 1919 में अंग्रेज़ों ने राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए यह एक्ट पास किया था। इसके अनुसार राजनीतिक जो कैदी हैं उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था और इसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। अब क्या होता है कि ये कानून पास हो जाता है, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अब 25 मार्च को ये कानून पास हुआ था। 6 अप्रैल को 1919 में ही महात्मा गांधी ने एक इस रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध एक रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया। महात्मा गांधी ने इस काले कानून के खिलाफ रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लोगों ने दुकानें बंद कर दी और रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। मतलब दुकानें बंद कर दी और जगह जगह लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी। ठीक है। अंग्रेज इससे डर गए और उन्होंने 10 अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। वो इससे इतना डर गए, भयभीत हो गए कि उन्होंने जो है एक जो आराम से लोग शांति से जुलूस निकाल रहे थे उस पर उन्होंने गोली चला दी। और साथ साथ क्या किया? जो वहाँ के स्थानीय नेता थे उनको भी हिरासत में ले लिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी और उन्होंने क्या किया कि गांधी जी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसी उन पर रोक लगा दी। इसके बाद ये घटना होने के बाद लोग जो आराम से नहीं बैठ सकते थे, उन्होंने क्या किया? इसके बाद लोगों ने बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए। पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है। मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है कि मतलब एकदम से आदेश देना कि जो भी लोग बाहर दिखाई दे उनको सीधे गोली मार दो, इसको कहते हैं मार्शल लॉ। भारत में मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जब ये मार्शल लॉ लागू किया गया तो इसका अध्यक्ष कौन था? जनरल डायर। तो अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये एग्जाम में ज़रूर आता है।
तो आपको बताया मैंने कि 10 अप्रैल को जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन हो रहा था, अंग्रेज़ों ने उस पर गोलियां चलवा दी थी। उसके विरोध में लोगों ने जो है जगह जगह रेलवे स्टेशन वगैरह को जलाना शुरू कर दिया था, उन पर हमले कर दिए थे। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, इससे आगे क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी का मेला देखने के लिए जुटे। ठीक है, सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए बैसाखी का मेला देखने के लिए। यह मैदान क्या है, चारों तरफ से बंद था। ठीक है, इसमें सिर्फ आने जाने का एक ही रास्ता था और चारों तरफ से ये बंद था। शहर से बाहर होने के कारण लोगों को मार्शल लॉ के लागू होने का नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि शहर के अंदर क्या है, मार्शल लॉ लागू हो चुका है। इस भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। फिर क्या हुआ कि जब जनरल डायर को पता लगा कि जो है जलियांवाला बाग में बहुत भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसने अपने सिपाहियों को कहकर वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसमें क्या हुआ कि सैकड़ों लोग मारे गए। कैसे मारे गए कि इस बाग के अंदर एक कुआं बना हुआ था। डर के मारे लोग क्या है कि उस कुएं में कूदने लगे और वो कुआं ऊपर तक भर गया। जो नीचे दबते गए वो मरते गए और कुछ लोग जो है भारी संख्या में गोलियों से मारे गए। तो इस प्रकार वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें सबसे ज़्यादा बूढ़े और बच्चे शामिल थे। अंग्रेज़ों को भारतीयों के मन में डर कायम करना था कि वे कभी इनका विरोध ना करें। उनका मेन मकसद ये था अंग्रेज़ों का कि वो भारतीयों के मन में ऐसा डर पैदा कर दे कि कभी भी उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठा सके। भारतीयों ने सरकारी इमारतों पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन इसके रोष में जनता ने क्या किया कि जितनी भी सरकारी इमारतें थी उन पर हमले शुरू कर दिए। अब महात्मा गांधी को क्या लगा कि सत्याग्रह आंदोलन के स्थान पर हिंसा फैल रही है। महात्मा गांधी का तो एक ही था कि जो भी आंदोलन है वो आराम से सच के आधार पर किया जाए और कोई भी हिंसा ना फैले। लेकिन उसे लगने लगा कि हिंसा बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रही है, तो उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। अब तक आपने पढ़ा जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें महात्मा गांधी जी ने इस घटना से दुखद होकर सत्याग्रह को वापस ले लिया और उन्हें अब ये महसूस होने लगा कि वो अकेले जो है इस अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई उसको नहीं जीत सकते। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम पूरा देश एक हो जाएं तो ही हम अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए उसे मुसलमानों का सहारा भी चाहिए था। तो अब वो एक मौका देख रहे थे कि भाई हिंदू और मुसलमान साथ हो जाए, और ये मौका मिला उन्हें खिलाफत आंदोलन से। तो पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का सुल्तान की हार हुई। तुर्की के जो सुल्तान थे वो हार गए। तुर्की के एक सुल्तान जो है मुस्लिम समुदाय के खलीफा थे। खलीफा क्या होते हैं कि सबसे पहले मुसलमान भगवान को मानते हैं, उसके बाद उसके जो भेजे हुए पैगंबर हैं उनको मानते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो अपने खलीफा को मानते हैं। तो ये जो है एक धर्म के मामले में, एक संप्रदाय के मामले में बहुत बड़े गुरु होते हैं। इसलिए जो है उन्हें उनके इराक और सीरिया अरब के क्षेत्रों पर ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। किनके? खलीफा के। ठीक है, तो किसने कर लिया कब्जा? ब्रिटेन और फ्रांस ने। ठीक है, आगे समझ में। तो इराक के और सीरिया के ऊपर जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। खलीफा के साथ इस व्यवहार के विरोध में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया। अब क्या था कि मुस्लिम समुदाय को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके खलीफा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, और इस बुरे व्यवहार के विरोध में अली बंधुओं, बंधु होते हैं भाई, तो दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा खिलाफत आंदोलन। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इस आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया। मतलब अब ये एक स्थान का नहीं रहा, पूरे राष्ट्र में यह व्याप्त हो चुका था, फैल चुका था। इसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई? फिर क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अमृतसर अधिवेशन में इस आंदोलन को समर्थन दिया। ठीक है, किस आंदोलन को? खिलाफत आंदोलन को। तो अब उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन मिल चुका था। उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें A.M. अंसारी और हकीम अजमल खां ने अरब प्रदेशों को खलीफा को लौटाने की मांग रखी। फिर ये मिलने के बाद मुस्लिम लीग साथ होगी और उन्होंने एक संयुक्त बैठक, इकट्ठी बैठक की, जिसमें A.M. अंसारी ने और अजमल खान ने एक ही डिमांड रखी कि जो अरब के प्रदेश हैं जो उनके खलीफा से लिए गए हैं उनको वापस लौटाया जाए। इसके बाद महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित आंदोलन बताया। फिर क्या हुआ? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर 1919 को। फिर क्या हुआ कि दिल्ली में एक ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी को जो है इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। किसका अध्यक्ष? खिलाफत आंदोलन का। फिर महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि 1920 में हिंदुओं और मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला और सरकार को कहा कि वह हमारी मांगे माने, नहीं तो हम असहयोग करेंगे। मतलब सीधे सीधे महात्मा गांधी जी ने धमकी दी कि या तो हमारी मांगों को माने वरना हम असहयोग करेंगे। असहयोग से मतलब है जितने भी हमारे भारतीय उनके कार्यालयों में काम करते हैं, कॉलेजों में बच्चे जाते हैं, हम उन सबको बंद कर देंगे, असहयोग कर देंगे, यानी उनका सहयोग नहीं देंगे। उसके बाद वायसराय ने इतना सुनने के बाद भी उनकी मांगों को खारिज कर दिया और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई। तो अब तक मैंने आपको बताया खिलाफत आंदोलन के बारे में कि कैसे महात्मा गांधी ने मुस्लिम समुदाय का साथ भी जो है लिया। अब उन्हें क्या करना था शुरू? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब ये विचार उनके अंदर एकदम से नहीं आ गया है, ये विचार उनके मन में 1909 में उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद मीन्स हिंदुस्तान, स्व माने खुद का और राज मतलब शासन, यानी हिंदुस्तान पर स्वयं का शासन, मतलब हिंदुस्तान को क्या करवाना चाहते थे वो स्वतंत्र। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही थी और इसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ और उन्हीं के सहयोग से चल रहा है। उनका ये कहना था कि खाली जो है अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते या अगर भारतीय उनका सहयोग ना करे, भारतीय ही उन्हें सहयोग कर रहे हैं तभी वो शासन चला रहे हैं। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। तो उनका क्या कहना था कि अगर भारतीय लोग अपना सहयोग उनसे वापस ले लें तो साल भर के अंदर जो है ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए अब चलते हैं असहयोग आंदोलन के ऊपर। फिर महात्मा गांधी जी ने जो है जनवरी 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और ये शुरुआत की उन्होंने अली बंधुओं के साथ। तो इसलिए इसको असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के जो मुस्लिम समुदाय था वो भी हमारे साथ हो गए थे, इसलिए इसका नाम असहयोग खिलाफत आंदोलन रखा गया। इस आंदोलन की मुख्य मांग थी स्वराज, ठीक है, यानी स्वतंत्रता। इसको प्राप्त करने के जो तरीके बताए वो बताया महात्मा गांधी जी ने बहिष्कार, कि सभी चीज़ों का क्या करो? बहिष्कार। कौन सी चीज़ों का? विदेशी चीज़ों का। सरकारी उपाधि की वापसी, जिन जिन लोगों को उपाधियाँ मिली हुई थी वो वापस करें। सरकारी नौकरियां जिन जिन को मिली हुई थी वो उनको छोड़ दें। शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे थे वो वहाँ पे जाना छोड़ दें और वहाँ पे जो शिक्षक पढ़ा रहे थे वो भारतीय जो भी थे वो उनको अपनी नौकरियाँ छोड़ दें। सेना और पुलिस सेवा का बहिष्कार, जो जो लोग भारतीय सेना और पुलिस में लगे हुए थे वो भी अपनी नौकरियों को छोड़ दें। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो जो विदेशी वस्तुएं थी उनको ख़त्म कर दिया जाए और देसी वस्तुओं का जो है प्रयोग किया जाए। तो ये थे उनको प्राप्त करने का तरीका। अब आते हैं कार्यक्रम पे। तो इसमें क्या है कि ये तो उन्होंने रखी तरीका बताया बहिष्कार का। अब उसमें क्या क्या कार्यक्रम बनाया उन्होंने इसको पूरा करने के लिए? स्वदेशी को प्रोत्साहन, सारी जो भी देश के अंदर चीज़ें बन रही थी जो अपने देश की थी उनको प्रोत्साहन दिया जाए, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो शिक्षण संस्थान है, कुछ भी है। उसके बाद आते हैं आंदोलन के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना। कोई भी आंदोलन बिना पैसे के नहीं चलता, इसलिए एक फंड बनाया गया तिलक स्वराज फंड और इसमें उद्देश्य रखा गया 1 करोड़ रुपया जमा करना ताकि आंदोलन को सुचारू रूप से चला सके। फिर क्या है, 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती, जो खुद इस आंदोलन में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके इसमें काम करना चाहते थे, स्वयं सेवक, उन 1 करोड़ लोगों की भर्ती की जाए। इससे आगे है कि राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना, कि इसमें क्या आता है कि जितने भी भारतीय लोग हैं वो स्वयं की भारत की शिक्षा को पढ़े, भारत के इतिहास को पढ़े, विदेशी शिक्षा को छोड़ दे, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाने लगा। उसके बाद आता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। एक भारत के अंदर ही शिक्षण संस्थान खोले जाए और जो है स्कूल है या कॉलेज हैं जो भी हैं वो भारतीय होने चाहिए ताकि वहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकें और भारतीय जो अध्यापक है या प्रोफेसर हैं वो अपने ही संस्थानों में नौकरी कर सके। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, एक जो अंग्रेजों का शुरू से एक रहा फूट डालो राज करो की नीति, और वो हमेशा हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल के राज कर रहे थे। तो सबसे बड़ा काम था हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देना ताकि जो है दोनों मिलकर है भारत को स्वतंत्र करा सके।
घरेलू उद्योगों का प्रचार। एक जो सूती उद्योग हमारे यहाँ चल रहे थे उनको प्रचार किया गया। उन लोगों को क्या है चरखे वगैरह बांटे गए, कताई बुनाई के काम को प्रोत्साहन दिया गया ताकि जो है देश के अंदर स्वदेशी वस्तुएं बने और उन्हीं का प्रयोग किया जा सके। अब आती है कि कार्यक्रम बन गए, तरीका हो गया कि इस आंदोलन को गति कितनी मिली, कितना आगे बढ़ा ये। ठीक है, तो ये आंदोलन जो है पूरे भारत में फैला। शुरुआत इसी आंदोलन से हुई थी जो पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ था। और इसमें क्या है कि वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए, जैसा कि महात्मा गांधी जी चाहते थे सभी वैसा ही होने लगा। उपाधियों को वापस लौटाया गया, महात्मा गांधी जी ने खुद अपनी उपाधि वापस लौटाई। विदेशी सामान का प्रयोग बंद कर दिया गया, जितने भी विदेशी सामान देश के अंदर प्रयोग हो रहे थे उनको बंद कर दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और खादी पहनना आरंभ कर दिया गया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया और सरकारी नौकरियों को इस्तीफे दे दिए गए। तो आंदोलन जो है पूर्ण रूप से बड़ी तेजी पकड़ रहा था और जो है अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन सबसे दुखद जो रहा वो इस आंदोलन में ये रहा कि जो अलग अलग क्षेत्र थे उसमें इस आंदोलन की अलग अलग धारणाएं स्थापित हो गई। मतलब एक उद्देश्य को लेकर नहीं चल पा रहे थे लोग। कोई शहरी क्षेत्र है उनमें कुछ समझ रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में इस आंदोलन का कुछ अर्थ समझा जा रहा था, बागानों के अंदर कुछ अर्थ समझा जा रहा था और आदिवासी संस्थानों में कुछ समझा जा रहा था। मतलब अलग अलग धारणाएं स्थापित होती जा रही थी। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं शहरी क्षेत्रों की धारणा। शहरी क्षेत्र में इस आंदोलन ने बड़ी तेजी पकड़ी। कार्यक्रम के अनुसार ये चल रहा था परंतु कुछ समय बाद ये धीमा पड़ना शुरू हो गया। किन कारणों से पड़ा? सबसे पहला कारण क्या रहा? खादी कपड़ा महंगा था क्योंकि हाथ से बनाते थे लोग। ठीक है, तो वो महंगा था इसलिए उन्होंने विदेशी कपड़ा खरीदना प्रारंभ कर दिया। अब जब तक लोगों के पास पैसा था उन्होंने खादी को पहना, लेकिन कब तक पहने? अब गरीब आदमी भी थे तो उन्होंने बेचारों ने क्या किया, जब उनके पास पैसा खत्म हो गया तो फिर उन्होंने विदेशी कपड़ा खरीदना प्रारंभ कर दिया क्योंकि ये विदेशी कपड़ा जो था वो सस्ता मिलता था। दूसरा क्या है? वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना। वैकल्पिक क्या होते हैं कि गांधी जी ने बोल दिया कि भाई किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं जाना है, तो अब एकदम से जो है भारतीय शिक्षण संस्थान कहाँ से आए? तो उनकी जो स्थापना थी वो बहुत ही धीमी हो रही थी। इसलिए शिक्षक और अध्यापक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। कब तक बैठे रहेंगे? तो लोगों के पास अब नौकरी नहीं रहेंगी तो खाएंगे क्या? तो अध्यापक भी नौकरी पे जाने लगे और बच्चे भी जो है अपनी शिक्षा के लिए स्कूलों में लौटने लगे। अब तीसरा क्या था? वकील सरकारी अदालतों में जाने लगे। वकील भी कब तक घर बैठे भाई? अब सबको जो है पैसा चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, तो वकील भी जो है सरकारी अदालतों में जाने लगे। तो शहरी क्षेत्रों में इसकी गति बहुत ही धीमी पड़ चुकी थी। अब तक आपने पढ़ा शहरी क्षेत्रों में आंदोलन का स्वरूप। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन का क्या स्वरूप रहा। भारत में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती का काम करते हैं और ब्रिटिश शासन के दौरान उन किसानों और मजदूरों को जो है बेगार पर काम करना पड़ता था। बेगार का क्या अर्थ है? बिना पैसे के काम करना। फिर क्या हुआ कि अवध के अंदर बाबा रामचंद्र और पंडित नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया। ठीक है, और उसमें मांगे रखी बेगार व्यवस्था को समाप्त किया जाए। एक तो सबसे पहले जो बिना पैसे के काम करवा रहे थे ब्रिटिश शासन में, वो जो है व्यवस्था समाप्त की जाए। ठीक है, दूसरा लगान कम किया जाए, और जो दूसरा क्या है कि जो लगान लिया जा रहा था उसको कम कर दिया जाए। तीसरी मांग क्या रखी कि जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, मतलब उनको समाज से बाहर कर दिया जाए। आप सभी को पता है जो जमींदार है वो क्या करते थे? वो लोगों को परेशान करते थे, किसानों से काम करवाते थे, उनका शोषण करते थे, उन्हें बेगार पर रखते थे। ठीक है, तो इनका जो है ये क्या था कि सामाजिक बहिष्कार किया जाए, लेकिन ये उन्होंने मांगे रखी। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब असहयोग आंदोलन हुआ तो लोगों को क्या लगा, विशेषतः बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में जो किसान थे, मजदूर थे, इन्होंने उनको क्या बताया कि गांधी राज आ गया है और गांधी जी का जो ये आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, इसके दौरान ये मांगे मान ली गई हैं। और अब वहाँ पे लोग क्या करने लगे? लगान देना उन्होंने बंद कर दिया, बेगार पर काम करना उन्होंने बंद कर दिया, जमींदारों का उन्होंने सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और अब उनके सामने बाबा रामचंद्र जी ने ये बताया कि उनको जो है ज़मीन के बराबर बराबर हिस्से मिल जाएंगे, जो कि एक भ्रम था। महात्मा गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो वहाँ भी जो है जमींदारों और किसानों और मजदूरों के बीच में विद्रोह छिड़ गया। तीसरा है बागानों में आंदोलन की धारणा
बगानों में जो लोग काम करते थे वो एक एक्ट के तहत काम करते थे। 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट हुआ। इसके तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी, लेकिन आंदोलन के कारण उन्हें लगा कि यह कानून ख़त्म हो गया और गांधी राज आ गया है। ठीक है, अब वहाँ भी एक भ्रम फैल गया कि जो बगानों के अंदर जो एक्ट लागू था, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट, उसी वो जो है ख़त्म हो गया और लोग जो है अब अपने घरों पर जा सकते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा इस भ्रम का कि लोग बगानों से निकलकर घरों में जाने लगे। परंतु क्या हुआ, उस समय पर रेलवे और स्टीमरों की क्या थी, हड़ताल। ठीक है, और इसके कारण वो अपने घर नहीं पहुंच पाए तो पुलिस ने क्या किया, उन्हें पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। तो यहाँ पर भी जो है अलग धारणा प्रस्तुत हुई असहयोग आंदोलन की। फिर ऐसे ही आदिवासी क्षेत्रों में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश की गुडूम पहाड़ियों में 1920 में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन हुआ, जिसको किसने चलाया, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, इस व्यक्ति के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चला। अल्लूरी सीताराम राजू को यहाँ पे मतलब लोग अपना आदर्श मानते थे और ऐसा नेता मानते थे कि ये बहुत ही चमत्कारी नेता है, जैसा ये करना चाहता वैसा हो जाएगा। तो उसका जो अनुसरण है वो आंख बंद करके लोग उसका कर रहे थे। उसने कौन सी आंदोलन किया, गुरिल्ला आंदोलन किया। गुरिल्ला आंदोलन क्या होता है कि पेड़ों के पीछे छिप जाओ, कोई आता है तो उसको मार के भाग जाओ या अंधेरे में किसी पे वार करो, मतलब छिपकर वार करने की जो नीति होती है उसको गुरिल्ला कहते हैं। तो इसके सहारे इन्होंने वहाँ पे अपना आंदोलन छेड़ा। यह गांधी भक्त थे। कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो गांधी भक्त थे। लेकिन इनमें और इनमें एक ही चीज़ का क्या फ़र्क था कि जो गांधी थे वो थे अहिंसावादी, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो हिंसा पर जो स्वराज्य की मांग करते थे। ठीक है, तो ये हिंसा के माध्यम से स्वराज स्थापित करना चाहते थे। लेकिन 1924 में अंग्रेज़ों ने इसे गिरफ्तार किया और इनको फांसी दे दी। अब क्या हुआ कि इतना जो है सहयोग आंदोलन छिड़ा, इससे क्या हुआ कि सरकार भड़क गई। अब विदेशी सामान लोग ले नहीं रहे थे तो उन्हें आर्थिक रूप से भी जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो इससे क्या होना था, सरकार को भड़कना ही था। तो सरकार इस आंदोलन से भड़क गई। उन्होंने नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी जो थी और खिलाफत जो कमेटी थी उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया कि ये कानून के अंतर्गत है ही नहीं, और जो इनका साथ देगा वो भी जो है गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या करवाया, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में क्या करवाया, सांप्रदायिक दंगे करवाने शुरू कर दिए। वही फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने शुरू कर दी। जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चला रहे थे उन पर उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और इस प्रकार जो है ये आंदोलन जो चल रहा था इसमें उन्होंने क्या किया, एक तरीके से दमनकारी रूप धारण कर लिया उसको बंद करवाने के लिए। लेकिन फिर भी ये आंदोलन जो है वो चलता रहा। इतना होने के बावजूद जो है आंदोलन बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर क्या होता है कि चोरी चोरा कांड होता है एक। ये कहाँ पे है जगह, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। यहाँ पर क्या हुआ कि आराम से लोग जो है क्या कर रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे। तो पुलिस ने वहाँ पे बेवजह आकर उनको पीटना शुरू कर दिया। तो उस दिन क्या था, 5 फरवरी 1922 का दिन था। तो भड़के हुए लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पुलिस को क्रूरता से परेशान होकर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। मतलब इतनी क्रूरता देख देख के लोग वहाँ के परेशान हो गए और उन्होंने क्या किया, पुलिस को पकड़ा और 22 पुलिस वाले थे उनको जिंदा जला दिया। गांधी जी इससे बहुत विचलित हुए और उन्होंने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि कहीं भी हिंसा की घटनाएं हो, लेकिन ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। इससे महात्मा गांधी ने क्या किया कि 11 फरवरी 1922 को अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार का पूरा नहीं हुआ और उन्होंने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको 6 वर्ष की सजा सुनाई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हुआ। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।